हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का स्वागत है हमारी इस एमसीक्यू रिवीजन सीरीज के सेकंड क्लासेस में, सेकंड लेक्चर में, जहां पर हम एएफएम यानी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। Which among the following is not a type of account that is commonly used in accountancy? अकाउंटेंसी में जो हम अप्रोचेस यूज करते हैं, आपको दो तरीके के अप्रोच सिखाए जाते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक होता है मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। और दोनों अप्रोचेस के अंदर ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ अकाउंट दे आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। जो आपकी आईआईबीएफ की सिलेबस है, आईआईबीएफ का जो आपका बुक दिया गया है, उसके अंदर जो अप्रोच यूज किया गया है दैट इज द ट्रेडिशनल अप्रोच। और ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हम देखते हैं कि जो अकाउंट्स हैं उनको बेसिकली 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। रियल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। अब यहां पर जो अकाउंट्स दिए गए हैं उसमें से कौन सा नॉट अ टाइप ऑफ अकाउंट है, उन 3 कैटेगरीज में बिलोंग नहीं करता है। टैंजिबल पर्सनल अकाउंट्स, टैंजिबल रियल अकाउंट्स, इनटैंजिबल रियल अकाउंट्स या आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। जो आपके रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उसमें से जो पर्सनल अकाउंट्स है दे आर ऑफ 3 टाइप्स। पर्सनल अकाउंट्स कौन सी 3 टाइप के होते हैं? पहला होता है नेचुरल पर्सन, फिर एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन और फिर एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सो देयर इज नो अकाउंट बाय द नेम ऑफ टैंजिबल पर्सनल अकाउंट। जो टैंजिबल या इनटैंजिबल है ये हमारे रियल अकाउंट्स होते हैं। रियल अकाउंट्स की 2 टाइप्स होती हैं, टैंजिबल रियल अकाउंट्स, इनटैंजिबल रियल अकाउंट्स। तो यहां पर टैंजिबल पर्सनल अकाउंट्स इज नॉट दैट टाइप ऑफ एन अकाउंट एंड करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। Which among the following is not an essential item that must be recorded in an accounting voucher? अकाउंटिंग वाउचर के अंदर कौन सी चीज रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी नहीं है? डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। भाई डेट ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना तो बहुत जरूरी है। वो ट्रांजैक्शन किस दिन हुई उसी के हिसाब से वो चीजें जो है वो आपके जर्नल के अंदर जो है डाली जाती हैं। तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन तो होनी चाहिए, ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। नेम ऑफ द अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड एंड डेबिटेड। किन अकाउंट्स में डेबिट या क्रेडिट किया जाना है वो तो ऑब्वियसली वहां पर इंक्लूड होना चाहिए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। द पेज नंबर ऑफ द जर्नल वेयर द वाउचर इज रिकॉर्डेड। अब जो पेज नंबर है जिस जर्नल में जिस पेज पे वो वाउचर को रिकॉर्ड किया जाएगा उसको हम वाउचर के अंदर पहले से रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि नेम ऑफ पर्सन जिसने वाउचर बनाया वो बहुत जरूरी है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत जरूरी है, और जो आपका अकाउंट्स, किस अकाउंट्स को इफेक्ट पड़ रहा है ट्रांजैक्शन से, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेस इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग साइकिल। वेरी इजी क्वेश्चन। अकाउंटिंग साइकिल में कौन सा प्रोसेस किस प्रोसेस के बाद आता है, क्या इसका क्रोनोलॉजी होता है? एंट्रीज आर पोस्टेड टू एप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट, ऑल ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड इनटू जर्नल इन अ सब्सिडियरी बुक, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड इनकम स्टेटमेंट। तो ये जो तीनों आपके प्रोसेसेस हैं, इसमें सबसे पहले जो प्रोसेस किया जाएगा वो क्या होगा? ऑल ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड इनटू जर्नल और सब्सिडियरी बुक। सबसे पहले क्या किया जाता है? रिकॉर्डिंग की जाती है। ट्रांजैक्शंस को जर्नल के अंदर या फिर सब्सिडियरी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद उन ट्रांजैक्शंस को हम लोग लेजर अकाउंट के अंदर पोस्ट करते हैं, जहां पर एक तरीके से क्लासिफिकेशन हो जाती है। डिफरेंट लेजर अकाउंट्स में डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन हम उन ट्रांजैक्शंस को अलग अलग अकाउंट के अंदर पोस्ट करेंगे। एंड फाइनली हम जो है ट्रायल बैलेंस और इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, जहां पर एक तरीके से समरी जो है वो अपनी ट्रांजैक्शंस की दी जाती है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? रिकॉर्ड, उसके बाद क्लासिफिकेशन, उसके बाद समराइजेशन। 2, 1 एंड 3 करेक्ट आंसर बनना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। किसी भी क्वेश्चन के अंदर दोस्तों आपको डाउट आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन आ रही है, तो कमेंट सेक्शन आपके पास ओपन है। कमेंट सेक्शन को यूज करिए अपने डाउट्स को पोस्ट करने के लिए, और उनके एक्सप्लेनेशन जो है, उनकी जो क्लैरिफिकेशन है वो मैं आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही प्रोवाइड कर दूंगा। द ओनर विथड्रॉज कैश एंड गुड्स फ्रॉम द ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन। ओनर ने कैश को विथड्रॉ किया है, गुड्स को विथड्रॉ किया है कंपनी में से अपने पर्सनल यूज के लिए, राइट? तो इसका मतलब है कौन से 3 अकाउंट यहां पर इंपैक्ट होने वाले हैं? एक आपका कैश अकाउंट, एक आपका जो गुड्स अकाउंट है तो वो ऑब्वियसली आपके परचेज या सेल्स अकाउंट में से इंपैक्ट पड़ेगा, और दूसरा आपका पर्सनल यूज के लिए ओनर उसको विथड्रॉ कर रहा है तो आपका ड्राइंग्स अकाउंट। ये 3 अकाउंट जो है वो हमारे इंपैक्ट होने चाहिए। अब जो ड्राइंग्स अकाउंट है वो क्या होगा? डेबिट होगा। ड्राइंग्स अकाउंट यूजुअली डेबिट होता है जब भी ओनर कुछ भी कैश को या एसेट को विथड्रॉ कर लेता है कंपनी के अंदर से, तो एक तरीके से जो आपका ड्राइंग्स अकाउंट है वो डेबिट होता है वहां पर। तो हम वो सारी ट्रांजैक्शन देखते हैं जहां पर ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है। सी और डी ऑप्शन में ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो आंसर ए या बी में से एक भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर ड्राइंग्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। और कैश एंड परचेज, इसको एक को हम जो है सेल्स अकाउंट बना लेते हैं।
अब हमें कैसे पता चलेगा कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, ऑब्वियसली क्योंकि कैश कम हुआ है। इसके अलावा गुड्स जो विथड्रॉ किए गए हैं वो सेल्स में जाएंगे या परचेज में जाएंगे। अब क्योंकि हमें क्रेडिट करनी है ट्रांजैक्शन, डेबिट तो हो चुका है ड्राइंग्स अकाउंट का, इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट होना चाहिए और वो कैश में होगा और परचेज अकाउंट में होगा या सेल्स अकाउंट में होगा। तो जब भी हम बात करते हैं क्रेडिट की, यहां पर हमारे कंपनी के पास गुड्स कम हो गए हैं, इस वजह से हम इसको सेल्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि सेल्स में क्या होता है, सेल्स में जब भी हम क्रेडिट करेंगे तो इसका मतलब हमें कुछ कैश मिलने वाला होता है, कैश डेबिट होता है। ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पर कोई कैश डेबिट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पर परचेज अकाउंट को ही क्रेडिट करना पड़ेगा, राइट। करेक्ट आंसर जो है वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, द कैश एंड परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड द ड्राइंग्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, राइट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट कौन सी दी गई है? एज पर द मॉडर्न अप्रोच ऑफ रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग अकाउंट्स आर डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। एज पर द मॉडर्न अप्रोच, अभी हमने देखा कि 2 तरीके के अप्रोचेस होते हैं अकाउंटिंग में अकाउंट्स को क्लासिफाई करने के। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होता है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने देखा 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच के बाद मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो वहां पर 5 डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, 5 कैटेगरीज के अकाउंट्स होते हैं वहां पे, राइट, नॉट 3 कैटेगरीज। आपको दोनों तरीके के अप्रोचेस के बारे में पता होना चाहिए। आपको मॉडर्न अप्रोच भी पता होना चाहिए जहां पर 5 कैटेगरीज हैं, एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, इनकम है, एक्सपेंसेस हैं, ये 5 अकाउंट्स। और उसके बाद आपका जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वहां पर जो रियल, पर्सनल, नॉमिनल, ये 3 अकाउंट्स होते हैं। तीनों ही मतलब दोनों अप्रोच, मॉडर्न और ट्रेडिशनल, यू हैव टू बी क्लियर अबाउट दैट। हालांकि आपकी बुक के अंदर जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वही मेंशन किया गया है, बट स्टिल आपको मॉडर्न अप्रोच के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। यहां पर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इन द जर्नल इन ईच ट्रांजैक्शन अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन इज गिवन व्हिच इज नोन एज नरेशन। एब्सोल्युटली राइट, नरेशन में हम बेसिकली डिस्क्राइब कर देते हैं ट्रांजैक्शन को। वेजेस पेड फॉर द इरेक्शन ऑफ मशीनरी आर डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नो, द वेजेस व्हिच आर पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी दे विल गो इनटू द मशीनरी अकाउंट ओनली। वो कहां जाएंगी, वो जाएंगी आपके मशीनरी अकाउंट में। मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए मशीनरी का कॉस्ट और उसमें कॉस्ट को, उस मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए वेजेस जो भी पे की गई हैं, चाहे लेबर को चाहे टेक्नीशियंस को, वो भी मशीनरी के ही अकाउंट के अंदर डाली जाती है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या बनेगा, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहां पर नंबर ऑफ कैटेगरीज गलत लिखा हुआ है और यहां पर अकाउंट जो है वो गलत दिया हुआ है। तो 1 and 3 करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, एन अकाउंट इज इन द फॉर्म ऑफ एल शेप। नो, इट इज इन फॉर्म ऑफ टी शेप। टी शेप के अकाउंट्स होते हैं जो हमारे लेजर अकाउंट्स होते हैं। 2 साइड्स होती हैं, एक साइड होती है डेबिट, एक साइड होती है क्रेडिट, ठीक है। तो ये किस तरीके का शेप का होता है, ये होता है टी शेप। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर। ट्रायल बैलेंस को हम लेजर से बनाते हैं, ठीक है। When an entry is made in journal accounts to be debited are listed first। कोई भी एंट्री जब हम जर्नल अकाउंट्स में डालते हैं तो हम पहले जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको मेंशन करते हैं और उसके बाद हम नीचे जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसको हम मेंशन करते हैं, ठीक है। तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है वो हम पहले लिखते हैं, राइट। तो ये भी सही है। बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट मीन द डिफरेंस इन द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कभी भी हम अकाउंट्स को बैलेंस की बात करेंगे तो जितना डेबिट है और जितना क्रेडिट है उसके बीच का डिफरेंस जो है वो हमारा बनता है बैलेंस। उसको हम कहते हैं अकाउंट्स को बैलेंसिंग करना। अब करेक्ट स्टेटमेंट्स की यहां पर बात हो रही है तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या आएगा, 2, 3 and 4, क्योंकि पहले हमने देख लिया यहां पर जो एल शेप दी गई है दिस वाज रॉन्ग। यहां पर एल की जगह टी शेप आना चाहिए था। सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेटमेंट्स आर राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, which among the following statements is incorrect। कौन सी स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल इज नोन एज जर्नलाइजिंग। एब्सोल्युटली राइट। द ट्रांसफर ऑफ जर्नल एंट्री टू अ लेजर अकाउंट इज कॉल्ड पोस्टिंग। ये भी सही है। जर्नल रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एरर। जर्नल जो है जब उसको बनाते हैं तो उसके अंदर एरर्स की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि वो वाउचर्स के साथ डायरेक्टली रिकॉर्ड किया जाता है उसमें, उसके बाद उसको ट्रांसफर किया जाता है इनटू द लेजर अकाउंट्स। इन जर्नल ऑल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन रैंडम ऑर्डर। नहीं, जर्नल में जब भी एंट्रीज रिकॉर्ड की जाएंगी वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड की जाती हैं, टाइम के बेसिस पे रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, which of the following statement is incorrect। incorrect statement क्या है, the objectivity concept requires that the same accounting method should be used from one accounting period to the next। एक अकाउंटिंग पीरियड में जो भी रूल्स या स्टैंडर्ड्स आप अप्लाई कर रहे हैं उसी को आप नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड्स में भी रिपीट करिए। ये कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, ये ऑब्जेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। दिस कॉन्सेप्ट इज बेसिकली और जो कंपैरिजन करने के लिए यूज करेंगे कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है आपको इन योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स व्हिच आर यूजिंग। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है कि हम बिल्कुल विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, हम जो भी रियल इंफॉर्मेशन है उसको वहां पर डिस्क्लोज करते हैं, ठीक है।
The full disclosure principle states that financial statements should disclose all significant information. This is absolutely right. हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए इन्वेस्टर्स को वो सारी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में होनी चाहिए. The prudence concept is also known as consistency concept. Prudence concept को consistency concept बोला जाएगा नहीं. Prudence concept जो है वो हमारा एक तरीके से ऑब्जेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है. सॉरी कंजर्वेटिज्म से जुड़ा हुआ है. कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है कि हम ओवर एस्टिमेशन नहीं करते प्रॉफिट्स की, लेकिन जितने भी पॉसिबल लॉसेस या लायबिलिटीज होते हैं उसके लिए हम लोग तैयार रहते हैं. ये होता है कंजर्वेटिज्म और इसको हम प्रूडेंस भी कहते हैं. तो अगर मैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स की बात करूंगा तो यहां पर पहली स्टेटमेंट हमारी गलत है. ऑब्जेक्टिविटी की जगह कंसिस्टेंसी आना चाहिए और प्रूडेंस कंसेप्ट को हम कंसिस्टेंसी के साथ जोड़ रहे हैं, जबकि यहां पर कंजर्वेटिज्म आना चाहिए. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा. दीज टू स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. द मिडिल वन इज ऑब्वियसली करेक्ट. Question number 9. A trader has made a sale of rupees 50,000, out of which cash sales amounted to rupees 15,000. He showed trade receivables on 31st March as rupees 35,000. Which concept is followed by him? एक ट्रेडर है, उसने क्या किया? उसने 50,000 रुपए की सेल की है, बहुत बढ़िया, लेकिन उसमें कैश सेल जो थी वो सिर्फ 15,000 की थी. 15,000 की कैश सेल है, यानी कि बाकी का जो पैसा 35,000 का बचा हुआ है वो क्या है? वो उसको फ्यूचर में मिलने वाला है, वो फ्यूचर में मिलेगा, लेकिन उसने क्या उसको रिकॉर्ड कर लिया है. तो उसने क्या दिखाई दिया 31 मार्च को, यानी क्लोजिंग जो है अकाउंटिंग पीरियड की, उसमें वो क्या दिखा रहा है? दैट 35,000 का ट्रेड रिसीवेबल उसके पास बचा हुआ है जो उसको रिसीव करना है फ्यूचर के अंदर. तो ये कौन सा कंसेप्ट है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, एक्रूअल बेसिस है, मनी मेजरमेंट है, या मैचिंग कंसेप्ट है? बेसिकली दिस इज योर एक्रूअल बेसिस. एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है कि उसने 31 मार्च से पहले गुड्स को सेल कर दिया है, 50,000 के गुड्स सेल कर दिए हैं, उसमें से सिर्फ 15,000 उसको मिले हैं एक्चुअली. तो कैश तो सिर्फ 15,000 का आया है, 35,000 का कैश अभी पेंडिंग है जो मिलना है. तो अगर यहां पर एक्रूअल की जगह कैश बेसिस यूज किया जाता तो कैश बेसिस में हम क्या दिखाते? कैश बेसिस में हम ट्रेड रिसीवेबल दिखाते ही नहीं कि हमें 35,000 मिलना है. जब एक्चुअल में 35,000 हमें मिलते कैश के रूप में तब हम उसको रिकॉर्ड करते, लेकिन यहां पर हमने 35,000 को पहले ही रिकॉर्ड कर लिया है क्योंकि हम यहां पर एक्रूअल बेसिस यूज कर रहे हैं. जिस दिन ट्रांजैक्शन हो गई उसी दिन हम लोग ये रिकॉर्ड कर लेंगे कि हमारे पास इतने पैसे आने बनते हैं, 35,000 और हमारे आने बनते हैं. इस 35,000 को हम ट्रेड रिसीवेबल के तौर पे अपने अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10. When a person invests money in his business as capital, it is recorded in the accounting records as a dash of the business to the owner. अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो और बिजनेस को स्टार्ट करने में आप क्या लगाओगे? पैसा लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो मनी को. अभी जो इन्वेस्टमेंट है ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बिजनेस की ओनर के प्रति क्या बन जाती है? क्या वो एसेट है, क्या वो लायबिलिटी है, क्या वो इनकम है, वो लॉस है? लॉस या इनकम तो बिल्कुल हम यहां पर नहीं रख सकते क्योंकि जब भी हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी कोई इनकम नहीं हुई, अभी कोई लॉस नहीं हुआ. अब ये जो इन्वेस्टमेंट दी गई है ये इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए एक लायबिलिटी है, कंपनी के लिए एक लायबिलिटी है टुवर्ड्स इट्स ओनर. तो अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे उसके अंदर आप 1 लाख रुपए पहला इन्वेस्ट करके बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने 1 लाख रुपए लोन दिया है बिजनेस को, और बिजनेस को फ्यूचर में आप चाहो तो वो 1 लाख रुपए बिजनेस से वापस मांग सकते हो, राइट? सो दैट बिकम्स अ लायबिलिटी टू द बिजनेस टुवर्ड्स इट्स ओनर और टुवर्ड्स इट्स प्रमोटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. A company purchases a new computer for rupees 10,000 in 2019. The computer is expected to last 10 years, which means that it will produce projects over the projected decade. The company should charge the computer's price tag to the depreciation expense of rupees 1,000 per year adding up to 10 years. Which concept is highlighted above? कंपनी ने कंप्यूटर खरीद लिया है, 10,000 का कंप्यूटर है, 2019 में खरीदा है, लेकिन माना ये जा रहा है कि 2029 तक, नेक्स्ट 10 इयर्स तक वो कंप्यूटर काम करेगा और आपकी मदद करेगा इनकम जनरेट करने में. तो यहां पर हम कंपनी में कह रहे हैं कि आप 10,000 रुपए का जो कंप्यूटर है इसको नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए एक हजार रुपए करके रिकॉर्ड करिए अपने एक्सपेंस के अंदर, क्योंकि ये जो 10,000 है वो आपका एक्सपेंस में जाएगा ना, कि आपने एक अपना एसेट जनरेट कर लिया कंप्यूटर के नाम पे, लेकिन उस एसेट को जनरेट करने के लिए आपने कुछ मनी दी होगी. अभी जो मनी दी है ये मनी 10,000 एक ही 2019 के साल में काटने की बजाय 10 सालों के ऊपर आप काटिए. इसको कौन से कंसेप्ट के अंदर हम हाईलाइट करेंगे? बिजनेस एंटिटी, मटेरियलिटी, गोइंग कंसर्न या मैचिंग? ये है मैचिंग कंसेप्ट. मैचिंग कंसेप्ट बेसिकली बोलता है कि हर साल में जब भी आप प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन करने जाओगे, आप वो इनकम जो आपने जनरेट की उसको, इनकम को जनरेट करने के लिए क्या खर्चा आपने किया है वो चीज सब्ट्रैक्ट करके आपका रियल प्रॉफिट या लॉस निकल कर आता है. तो अगर आप कंप्यूटर को 10 साल तक यूज करोगे तो आपको उस कंप्यूटर का हजार रुपए हर 10 साल में रखना चाहिए, क्योंकि हर साल आप वो कंप्यूटर यूज करके इनकम जनरेट कर रहे हो. तो 2019 में ही अगर सारे के सारे 10,000 रुपीज यहां पर ही रिकॉर्ड कर दिए तो 2020 में, 21 में, 22 में क्या आप दिखाओगे कि बिना कोई खर्चा किए
कंप्यूटर के ऊपर कोई खर्चा नहीं कर रहे हो और आप उससे इनकम जनरेट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है। आपने 1,000 रुपए जो कंप्यूटर की वैल्यू कम हो रही है वो खर्चा है आपका जिससे आपकी इनकम निकल कर आ रही है। तो ये होता है हमारा मैचिंग कंसेप्ट। द एक्सपेंसेस शुड बी मैच टू द इनकम विच दे आर जनरेटिंग, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? इट इज अज्यूम्ड दैट अ बिजनेस फॉलोज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। हम ये मानकर चलते हैं कि जो बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न है, यानी कि वो फ्यूचर में लगातार बना रहेगा। पर्सनल ट्रांजैक्शंस एंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर डिस्टिंग्विश्ड अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी क्या कहता है कि बिजनेस की ट्रांजैक्शंस अलग हैं, उसमें जो ओनर्स हैं उनकी जो पर्सनल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो अलग है, तो दोनों के अकाउंट्स अलग अलग ट्रीट करिए, ठीक है। Materiality concept states that expenses incurred in an accounting period should be matched with revenues during that period। नहीं यार, ये तो मैचिंग कंसेप्ट है। मैचिंग कंसेप्ट यही कहता है जिसके भी हमने बात की कि अकाउंटिंग पीरियड के अंदर वही एक्सपेंस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और उनको मैच कर रहे हैं जो उस पीरियड के अंदर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है। The cost concept requires that all assets are recorded in the book of accounts at their purchase price। परचेज प्राइस के ऊपर ही आप अपने एसेट्स को रिकॉर्ड करते हो, ये भी बिल्कुल सही है। कॉस्ट कंसेप्ट ही कहता है हमें। तो करेक्ट आंसर जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी बनेगी ऑप्शन नंबर सी। मटेरियलिटी की जगह आएगा हमारा मैचिंग कंसेप्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विद रेफरेंस टू द कॉस्ट कंसेप्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट गलत है कॉस्ट कंसेप्ट के हिसाब से? फिक्स्ड एसेट्स आर केप्ट एट द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ परचेज। एब्सोल्युटली राइट। जिस प्राइस पे एक्चुअली आपने एसेट को परचेज किया है उसी प्राइस पर आप उसकी वैल्यू को रिकॉर्ड करते हो। एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड विद प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू में हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल सही है। अनरियलाइज्ड गेन्स आर रिकॉर्डेड विद द वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड रियलाइजेशन। कोई गेन अभी हुआ नहीं है, अभी अनरियलाइज्ड है। फ्यूचर में लेट अस अज्यूम, मैं मानकर चल रहा हूं कि मैंने एक टेबल खरीदा है, उस टेबल की जो कीमत है खरीदते वक्त 1000 रुपीज मैंने जनरेट किया है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि फ्यूचर में जाकर के टेबल और महंगा हो जाएगा। ये टेबल को मैं नेक्स्ट ईयर 2000 का बेच दूंगा, तो क्या मैं इस टेबल की वैल्यू 2000 रिकॉर्ड करूं? नहीं। जब मैं एक्चुअल टेबल को सेल करता हूं उसकी जो वैल्यू मुझे मिलेगी तब जाकर के मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। सो अनरियलाइज्ड गेन्स आर नॉट रिकॉर्डेड विद द वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड रियलाइजेशन। अनरियलाइज्ड गेन्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। एन आइटम विच हैज नो कॉस्ट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ऑब्वियसली कोई आइटम है जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है तो उसका कोई बुक्स में जिक्र नहीं किया जाता है। तो यहां पर कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई है? हमारी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, which of the following statements is wrong? इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? As per the money measurement concept, non-monetary transactions are recorded in the book of accounts। पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। नॉन मॉनेटरी नहीं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। लेकिन बीसीडी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। गोइंग कंसर्न अज्यूम्स द बिजनेस वुड नॉट बी लिक्विडेटेड इन द फोरसीएबल फ्यूचर। यस, बिजनेस चलता रहेगा, दिवालिया नहीं हो जाएंगे, ये गोइंग कंसर्न कहता है। बिजनेस एंटिटी कहता है कि इट इज ऑल्सो नोन एज द सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। जो बिजनेस एंटिटी है वो सेपरेट एंटिटी होता है। बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम द ओनर, ठीक है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वायलेट्स गैप। जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो गैप को वायलेट करती है, क्योंकि गैप क्या कहता है? एक्रूअल बेसिस यूज करिए, एक्रूअल बेसिस यूज करना होता है, ना कि कैश बेसिस। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। जो पहली स्टेटमेंट हमने देखी थी वो गलत हो गई, नॉन मॉनेटरी की जगह मॉनेटरी ट्रांजैक्शन यहां पर होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 15, which of the given above following statement, which of the given statements is correct in respect of double entry accounting? ठीक है, डबल एंट्री अकाउंटिंग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ऑल ट्रांजैक्शंस दैट क्रिएट डेबिट्स टू द एसेट अकाउंट्स मस्ट क्रिएट क्रेडिट्स टू अ लायबिलिटी और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ऑल ट्रांजैक्शन दैट रिक्वायर्स अ डेबिट टू द लायबिलिटी अकाउंट वुड रिक्वायर अ क्रेडिट टू एन एसेट अकाउंट। Every transaction must be recorded with equal debits and equal total credits. All the statements given above are correct. अब सही स्टेटमेंट की जब यहां पर बात करेंगे तो हमारी सही स्टेटमेंट सिर्फ ये है कि every transaction must be recorded with an equal debit and equal credit. जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा, यही हमारा डबल एंट्री का सिस्टम है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो भी ट्रांजैक्शंस में एसेट को डेबिट किया जाए, अगर एसेट डेबिट हो रहा है तो उसका क्रेडिट लायबिलिटी या कैपिटल अकाउंट में पड़े। लायबिलिटी अकाउंट में पड़ सकता है, कैपिटल अकाउंट में पड़ सकता है, एक्सपेंसेस के अंदर पड़ सकता है, कहीं भी पड़ सकता है, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल गो टू लायबिलिटी और कैपिटल। सिमिलरली अ ट्रांजैक्शन दैट रिक्वायर्स अ डेबिट टू द लायबिलिटी अकाउंट वुड रिक्वायर अ क्रेडिट टू एन एसेट अकाउंट। दिस इज नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। लेकिन ये जरूर है कि जिस भी अकाउंट में डेबिट हो या क्रेडिट हो, इक्वल अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो है वो वहां पर होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट मैच करिए इनको फॉलोइंग को। रेंट पेड अकाउंट, रेंट रिसीवेबल अकाउंट, कैश अकाउंट, इसको मैच करना है रियल अकाउंट से, पर्सनल अकाउंट से, नॉमिनल अकाउंट से। सो आपको कौन सा अकाउंट किस टाइप को बिलोंग करता है वो पता होना चाहिए। रेंट पेड की अगर हम बात करते हैं तो रेंट विच यू पे इज बेसिकली एन एक्सपेंस, वो खर्चा है आपके लिए, और ये खर्चा कहां जाएगा? ये खर्चा जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट्स आर द एक्सपेंस अकाउंट्स, राइट। सो वन शुड बी मैच्ड विद सी।
रेंट रिसीवेबल अकाउंट इज दैट अकाउंट जहां पर आपको रेंट किसी पर्सन से रिसीव करना होता है, और ये एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो 2 को हम बी से मैच करेंगे, तो ये हमारा सी से मैच हो रहा है, ये हमारा बी से मैच हो रहा है, और कैश अकाउंट ऑब्वियसली एक रियल टेंजिबल अकाउंट है, तो सी बी ए करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? सैलरी इज अ लायबिलिटी। नहीं यार, सैलरी इज नॉट अ लायबिलिटी, सैलरी इज बेसिकली एन एक्सपेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी। यस, बैंक ओवरड्राफ्ट आपके लिए एक लायबिलिटी होता है। फर्नीचर एक एसेट होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर एसेट्स, बिल्कुल सही है। तो ऑटोमेटिकली 2, 3, 4 स्टेटमेंट्स हमारे यहां पर, हमें क्या पूछा गया है यहां पर? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो करेक्ट आंसर बनेगा 1 ओनली। ठीक है, गलत स्टेटमेंट पूछी गई थी, जो कि सिर्फ पहली स्टेटमेंट हमारी यहां पर रॉन्ग है। Next, things that cannot be touched but can be measured in monetary terms like goodwill, patent rights, trademarks are recorded in which type of account? ये जो भी हमारी थिंग्स होती हैं, जो गुडविल है, पेटेंट राइट्स है, इनको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन इनसे हमें मॉनेटरी फायदा जरूर होता है, इनकी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है। तो ये होते हैं हमारे लिए एसेट, और एसेट जो है वो यूजुअली कहां जाते हैं? वो जाते हैं हमारे रियल अकाउंट्स में। और ये जो अनटचेबल रियल अकाउंट्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल real accounts, right? So correct answer will be option number A. Next, the journal entry to record the purchase of equipment for rupees 2 lakh cash and a balance of 8 lakh due in 30 days include what? अब अगर इसकी जर्नल एंट्री आप बनाओगे तो बहुत इजीली सबसे पहले कौन से अकाउंट्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं जिसमें एक डेबिट या क्रेडिट होगा। अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद हम वैल्यूज देखेंगे। तो सबसे पहले परचेज किसका हो रहा है? इक्विपमेंट का, एक एसेट का। ये इक्विपमेंट अकाउंट में जाएगा, सीधा एक एसेट अकाउंट है। और इक्विपमेंट अकाउंट में हम क्या देख रहे हैं? रियल, ये एक जो है हमारा रियल अकाउंट होगा, टेंजिबल रियल अकाउंट है। ये जब भी हमारा इंक्रीज होगा तो इसमें डेबिट जाना चाहिए, और डेबिट कितने का जाना चाहिए? 2 लाख का जाना चाहिए, 8 लाख का जाना चाहिए? नहीं, टोटल डेबिट 8 + 2 10 लाख का यहां पर टोटल डेबिट होगा, क्योंकि हमारी पूरी जो मशीनरी की कॉस्ट है दैट इज रुपीज 10 लाख। इस 10 लाख में से 2 लाख आप ऑलरेडी कैश में दे चुके हो, 8 लाख रुपीज आप फ्यूचर में प्रॉमिस करके आए हो कि आप देकर मैं अपना फ्यूचर में या 30 दिन के बाद आपको पे करूंगा। तो यहां पर हम देखेंगे इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है 2 लाख से, तो ये तो होगा ही नहीं ना, इक्विपमेंट अकाउंट को 10 लाख से डेबिट करना है, तो इक्विपमेंट अकाउंट 10 लाख से डेबिट होगा। उसके बाद आपका कैश अकाउंट जो है वो 2 लाख से आपका क्रेडिट हो जाना चाहिए। तो कैश अकाउंट 2 लाख से क्रेडिट कहां हो रहा है? ये भी ट्रांजैक्शन हमारी नहीं बनेगी, क्योंकि यहां पर 10 लाख जो है वो पूरा कैश से क्रेडिट हो गया। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। यहां भी कैश 2 लाख क्रेडिट हो रहा है, यहां भी कैश 2 लाख क्रेडिट हो रहा है। डन। अब हमें फाइनली देखना है कि जो हमने पैसा प्रॉमिस करके आए हैं हम कि हम आपको 30 दिन में 8 लाख रुपए पे करेंगे, ये क्रेडिट हम डेटर्स में, क्रेडिटर्स में किस अकाउंट में डालेंगे? ऑब्वियसली जाएगा हमारे क्रेडिटर अकाउंट में, क्योंकि द पर्सन हैज गिवन अस अ लोन ऑफ 8 लाख। एक तरीके से मानकर चलते हैं ना कि हम उससे मशीनरी ले आए, उस मशीनरी का 2 लाख पे कराए। अब ये जो 8 लाख अमाउंट बचा है, एक तरीके से लोन लेकर आए हो आप उस पर्सन से, आपने उससे लोन लिया और वादा किया है कि 30 दिन के अंदर ये 8 लाख रुपए मैं आपको वापस कर दूंगा। तो वो जो पर्सन है जिससे लोन लेकर आया, वो क्या बन गया? वो बन गया क्रेडिटर। उसको हमने 8 लाख रुपए देने का जो है वादा किया हुआ है। सो यहां पर हमारा क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 8 लाख रुपीज से। जब हम उसको फाइनली 8 लाख रुपीज पे कर देंगे, पे करेंगे, तो उसकी एक अलग एंट्री बनेगी। वो एंट्री क्या बनेगी? तब हम क्रेडिटर्स को डेबिट कर देंगे 8 लाख से, और हम कैश पे करके आए तो कैश को क्रेडिट कर देंगे वहां पर 8 लाख रुपीज से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे देखिए। द बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ रुपीज 10,000, फर्नीचर वर्थ रुपीज 4,000, गुड्स वर्थ रुपीज 6,000, जर्नलाइज द अबाउट ट्रांजैक्शन। अब यहां पर क्या किया? बिजनेस स्टार्ट तो कर दिया हमने, उसमें पहले हमने कैश जो है वो लगाया 10,000 रुपए का, हमने फर्नीचर उसमें यूज किया 4,000 रुपए का, गुड्स जो है वो 6,000 रुपए के हमने वहां पर यूज किया। ऐसे बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। अब अगर इसको जर्नलाइज करोगे तो कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट एंड द परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड द फंड्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, कैश अकाउंट एंड फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड द परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। The cash account will be debited, furniture account and purchase account will be credited. Yeah, none of the above is the correct journalization. बेसिकली यहां पर कोई भी जो ट्रांजैक्शन है वो जो ऑप्शन दिया गया है वो करेक्ट जर्नलाइजेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप एक बनाते हो कैपिटल। कैपिटल अकाउंट बनाए बिना कैसे आपका काम चल रहा है? कैपिटल अकाउंट का कहीं मेंशन ही नहीं है। तो यहां पर हम यूज करेंगे कि कैपिटल अकाउंट के अंदर आपका 10,000 प्लस 4,000 आपका और 6,000, ये अमाउंट आपका कैपिटल के अंदर जाएगा। दैट इज 10 + 4 + 6 दैट इज 20,000 रुपीज गोइंग इनटू योर कैपिटल। और उसमें आपका कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है 10,000 से, फर्नीचर जो है वो डेबिट हो रहा है आपका 4,000 से, और आपने गुड्स जो है परचेज कर दिए वो आपके 6,000 के, राइट? सो दैट इज हाउ द करेक्ट जर्नलाइजेशन वुड हैव बीन फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। सो दैट इज ऑल दैट आई हैड टू गिव यू इन दिस सेशन। और मुझे उम्मीद है कि यहां पर हमारा जो बेसिकली मॉड्यूल ए का चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 जो है वो यहां पर कवर हो रहा है। नेक्स्ट सेशन के अंदर भी हम चैप्टर 3 को कवर करेंगे, और लेट अस से नेक्स्ट 2-3 वीडियोस के अंदर जो है हम अपना मॉड्यूल है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर?
सो इसी इन सीरीज के साथ बने रहिए। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज डू लाइक द वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।